नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम देखेंगे अधिशोषण के प्रकार। ठीक है, अधिशोषण को कितने भागों में बांटा गया है। जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इसके आधार पर अधिशोषण को दो भाग में बांटा गया है। पहला है जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में दुर्बल वॉन डेर वाल बॉन्ड बनेगा तो वो भौतिक अधिशोषण कहलाएगा। और जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में रासायनिक बंध बनेंगे, जैसे आयनिक बंध बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा, तो वो कहलाता है आपका रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो दोनों के बीच के बॉन्ड से हो गया कि जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में दुर्बल वॉन डेर वाल्स बॉन्ड बनेगा तो वो भौतिक अधिशोषण कहलाएगा। और जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में रासायनिक बंध बनेगा, जैसे आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, तो वो आपका रासायनिक अधिशोषण कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपकी गाड़ी या कार या स्कूटर बाहर खड़ी हुई है, उस पर धूल के कण आकर चिपक जाते हैं। ठीक है, डस्ट लग जाता है। क्या वो हाथ फेरने से या कपड़े से झाड़ने से आसानी से क्या हो जाता है, आपका दूर हट जाता है, वो धूल वो गाड़ी को छोड़कर दूर हट जाती है। तो इस प्रकार का जो अधिशोषण है वो कौन सा अधिशोषण है? भौतिक अधिशोषण। लेकिन अगर एल्यूमिनियम जो होती है या लोहा जो होता है, लोहे के ऊपर आकर ऑक्सीजन रिएक्शन करता है नमी की उपस्थिति में, जैसे हम लोग संक्षारण में देखे थे, या एल्युमिनियम के ऊपर आकर ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, तो एल्युमिनियम जो होती है ऑक्सीजन को अपनी सतह पर ही रोककर एक बॉन्ड बनाती है और उस बॉन्ड के कारण एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है। और आयरन जो होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बनाती है, जो जंग कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका दोनों के बीच में पहला अंतर। दूसरा अंतर है कि यह विशिष्ट होता है, स्पेशल होता। भौतिक अधिशोषण इस विशिष्ट नहीं होता। विशिष्ट क्यों नहीं होता भाई? सीधी सी बात है, क्या गाड़ी के ऊपर धूल के कण आते हैं तो धूल ये देखता है क्या कि मैं कार पे चिपकूंगा, स्कूटर पे चिपकूंगा या मोटरसाइकिल पे चिपकूंगा? नहीं, यहाँ पर जो धूल है मतलब अधिशोषक है, उसको चिपकना है, चाहे वो किसी से भी चिपके, उसके लिए कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं होती, इसलिए ये विशिष्ट नहीं होते। ठीक है, जबकि रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होता है। क्यों विशिष्ट होता है? अब आप बोलोगे कि एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, बिल्कुल करेगा। कब करेगा? जब एल्यूमिनियम के दो अणु जो होते हैं ऑक्सीजन के 3 अणु से रिएक्शन करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन आप अगर सोचो कि एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से रिएक्शन करे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि एल्यूमिनियम कॉपर से कभी रिएक्शन करता ही नहीं है। मतलब अधिशोषक के ऊपर अधिशोष्य जो होता है एक निश्चित मात्रा में और एक निश्चित अनुपात में और विशेष परिस्थिति में ही क्रिया करता है, इसलिए भौतिक की अपेक्षा रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? विशिष्ट होता है। अब यह उत्क्रमणी विधि है। उत्क्रमणी विधि है मतलब आसानी से आप अधिशोषक को अधिशोष्य की सतह से अलग कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके बीच बनने वाला बंध जो है वो दुर्बल वॉन डेर वाल है, दुर्बल प्रकृति का है। ये रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणी होते मतलब एक बार अधिशोष्य अधिशोषक से अगर चिपक गया तो उसे साधारण विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए एक बार होती है तो अधिशोषक से अधिशोष्य को हटाने में मुश्किल होती है, इसलिए ये अनुत्क्रमणी होती है। ठीक है, यह निम्न ताप पर होता है। भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर होता है, क्योंकि ताप को अगर हम बढ़ा देंगे तो इनके बीच जो दुर्बल वॉन डेर वाल बॉन्ड बन भी गया है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो अधिशोष्य जो है अधिशोषक से अलग हो जाएगा। हम लोग सब जानते हैं कि कई रासायनिक बंध ऐसे होते हैं जो उच्च ताप पर बनते हैं, है ना। तो रासायनिक बंध बनने के लिए जब उच्च ताप की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर तो रासायनिक अधिशोषण है। मतलब रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर संपन्न होती है, क्योंकि कई बॉन्ड जो होते हैं वो ऊंचे ताप पर बनते हैं। ठीक है, भौतिक अधिशोषण की जो एंथैल्पी होती है, जो आंतरिक ऊर्जा होती है, वो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। क्यों इसकी आंतरिक ऊर्जा कम होती है? क्योंकि बॉन्ड ही दुर्बल बन रहा है। जब बॉन्ड दुर्बल बनेगा तो तोड़ने में कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसकी आंतरिक एंथैल्पी 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? इसकी आंतरिक अधिशोषण एंथैल्पी कितनी होती है? 30 से लेकर 240 किलो जूल। क्यों इतनी ज़्यादा होती है? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग है। बॉन्ड स्ट्रांग है तो तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। ज़्यादा ऊर्जा चाहिए मतलब इसकी आंतरिक ऊर्जा बनने की एंथैल्पी क्या है? अधिक है। 30 से 240 किलो जूल प्रति मोल है। ठीक है, यह बहुपरती है। क्या गाड़ी पर एक बार धूल के कण चिपक जाएंगे तो दोबारा उस पर धूल नहीं आएगा? आएगा।
एक बार नहीं, कई हम लोग कुछ दिन तक, अगर 5-10 दिन तक गाड़ी हमारी बाहर रखे तो हम पहले दिन देखेंगे तो पतली परत, दूसरे दिन मोटी परत, तीसरे दिन पतली और मोटी, मतलब एक समय ऐसा आता है कि मोटा सा परत गाड़ी के ऊपर जमा हो जाता है ना। तो ये क्या होता है, भौतिक अधिशोषण बहुपरती होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण एक परती होता है। क्यों एक परती होता है? क्योंकि एक बार एल्यूमिनियम के ऊपर अगर ऑक्सीजन आकर अधिशोषित हो जाएगा तो एल्यूमिनियम की सतह की जितनी भी असंतुष्ट संयोजकताएं थी वो ऑक्सीजन द्वारा अब क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। जब सतह की संयोजकताएं जो असंतुष्ट थी वो संतुष्ट हो जाएंगी तो क्या और किसी चीज से रिएक्शन कर पाएगा क्या? नहीं। इसलिए क्या होता है, ये एक बार हो गया, एक परत हो गया, दोबारा नहीं होता। ठीक है। सक्रियण ऊर्जा का मान इसमें कम होता है, मतलब इनके अणुओं को सक्रिय करने में, एक्टिवेट करने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बॉन्ड क्या होता है, दुर्बल बनता है, जबकि इनके अधिशोषक और अधिशोष्य को सक्रिय करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो था इनमें अंतर। अब इनमें कुछ समानताएं भी हैं। ठीक है, क्या क्या समानताएं हैं उसको देखते हैं। जो भौतिक अधिशोषण होता है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसी प्रकृति पर निर्भर करता है? जैसे कि आपकी अमोनिया गैस है, ठीक है, अमोनिया गैस है, NH3 गैस है, ठीक है, NH3 ये हो गया, NH3 गैस है, CO2 गैस है। ये गैसें शीघ्रता से द्रवित हो जाती हैं। तो ये गैसें शीघ्रता से द्रवित होती हैं, और जो शीघ्रता से द्रवित होती है वो गैस कौन सा बॉन्ड बनाती है, दुर्बल वॉन्डरवॉल बॉन्ड बनाती है। दुर्बल वॉन्डरवॉल कौन से अधिशोषण में पाया जाता है, भौतिक अधिशोषण में। यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। भाई जो गैस जल्दी द्रवित होगी वही तो पकड़ कर रखेगी, और द्रवित नहीं होगी तो वो गैस क्या हो जाएगी, थोड़ी देर में उड़ जाएगी, और उड़ जाएगी तो अधिशोषण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब रासायनिक अधिशोषण भी उन गैसों का ज़्यादा होता है जिनमें द्रवित होने की क्षमता अधिक होती है। अगर गैस द्रवित नहीं होगी तो भाप बनकर या गैस के रूप में उड़ जाएगी। ठीक है, यह पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर अधिशोषक छोटा है तो अधिशोष्य की मात्रा कम होगी। अधिशोषक को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसका क्षेत्रफल बढ़ते जाएगा। क्षेत्रफल बड़ा होते जाएगा तो अधिशोष्य को अधिक जगह मिलेगी अधिशोषित होने के लिए। सेम कंडीशन रासायनिक अधिशोषण में भी है। अधिशोषक जितना छोटा होगा अधिशोषण उतना ही कम होगा। जैसे से हम अधिशोषक के सतह को बढ़ाते जाएंगे, उसके आकार को बड़ा करते जाएंगे, तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यही दोनों में समानता है। ठीक है।